हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज के चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है एटम्स। एक छोटा सा चैप्टर है, यहां से एक एमसीक्यू और एक 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना पक्का है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जे थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल से। ये बताते हैं कि एटम एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, एक तरबूज की तरह होता है, कि जिसमें ये रेड रेड वाला हिस्सा है ना, वैसे समझ लीजिए कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो काले काले बीज है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये जे थॉमसन साहब ने बताया था, लेकिन ज्यादा समय तक ये चला नहीं था, क्योंकि एक प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है, जो एक्सपेरिमेंट इसके फेलियर का कारण बनता है, जो कि जाना जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने क्या किया पता है कि एक बिस्मिथ का एलिमेंट लिया, एक बिस्मिथ लिया, ठीक है, बिस्मिथ 83, इसको ऐसे लिखते हैं बिस्मिथ, ऐसे छोटे अक्षरों से लिखते हैं 83 बिस्मिथ, और 214 है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, ऐसे नहीं लिखते, याद रखना। ओके, तो ये एलिमेंट लिया। ये एलिमेंट कैसा है? रेडियो एक्टिविटी है। मतलब रेडियो एक्टिव मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He+2 2He+2 से ये आयन जाना जाता है, और ये ऐसे रे के फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रहे हैं। इसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसका चार्ज होता है +2 × E, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन से दुगना होता है, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये फट करके जाते हैं एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। बीच में हमने गोल्ड फॉइल रख दी, जिसकी विड्थ रखी है 200 नैनोमीटर, और बहुत हाई एक्सेलरेटेड है। इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के फॉर्म में। तो देखो आइडियली ये होना चाहिए था ना कि अगर ये एटम जो गोल्ड का है, उसमें तो बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दूसरे हीलियम वाले, दूसरे अल्फा पार्टिकल, वो भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपल करना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वो इस एटम में से पास हो जा रहे हैं, जो कि जे थॉमसन साहब ने बताया था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव, लेकिन फिर भी इससे पास हो जा रहे हैं। तो मेजॉरिटी है वो एग्जैक्टली पास हो जा रहे हैं, बस कुछ ही का डिफ्लेक्शन हुआ है। तो बताते हैं इनके ऑब्जर्वेशन में कि भाई मोस्ट ऑफ अनडेविएटेड, लेकिन कुछ ही का कुछ डेविएशन हुआ है, छोटे छोटे एंगल पे वो भी, और बहुत कम 20,000 में से एक मान लीजिए वैसे रे का, वैसे अल्फा पार्टिकल का लार्जर एंगल पे या 180 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, टकराया और सट से वापस आया, 20,000 में से एक। बाकी बहुत कम ऐसे हैं कि जो लार्जर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्शन हुए हैं। याद रखना जो नंबर ऑफ थीटा है कि डिपेंडेंसी थीटा वेरिएशन वाले कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल है, तो एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू z²। z यहां पर एटॉमिक नंबर दे रखा है, और एन थीटा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है θ/2। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन और इस एक्सपेरिमेंट से रुदरफोर्ड साहब एक कंक्लूजन पे आते हैं। रुदरफोर्ड साहब ने 2 स्टूडेंट से ये एक्सपेरिमेंट करवाया था, और साथ साथ वो भी थे, लेकिन उनके हाजिरी में ये कंडक्ट हुआ था। तो इन एक्सपेरिमेंट से तार्किक रूप से बताते हैं कि भाई जो एटम है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज, आपने बता दिया था कि एक पूरा का पूरा स्फीयर और तरबूज है, उस तरबूज का लाल हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन्होंने बोला गलत, आप थोड़ा गलत हो इसमें। ये बताते हैं कि भाई पॉजिटिव, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा गलत हो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्ड ही होता है। एटम पूरा का पूरा है, उस एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ही है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो छोटा सा हिस्सा भी बहुत छोटा है। मतलब आप एटम की साइज बोल रहे हो ना, कि रेडियस ऑफ एटम अगर 10 मीटर ले रहे हो, तो इसमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ दिस छोटे से पार्ट, ये लिखते हैं 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 1,00,000 गुना छोटा है, बहुत छोटा है और हाईली डेंस है। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो छोटी सी रीजन के अंदर ही कैचअप है, ठीक है तो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन अ न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस, इसको पहली बार वजूद मिला अपने आप को, ठीक है, कि न्यूक्लियस नाम से यह जाना जाता है। ओके, पहली बार वर्ड यहीं पे आया था, न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, वो क्या करते हैं? तो भाई इसमें बीज की तरह नहीं है, तो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास सर्कुलर पाथ में। ये बताया रदरफोर्ड साहब ने, और बताया भी ये साथ साथ कि इसकी रेडियस होती है न्यूक्लियस की, बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एटम। तो ये छोटी छोटी बातों को कंडक्ट करके उन्होंने ये न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल बनाया है, जो कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट था, ठीक है मेरे दोस्त
अब यहां पर कुछ ऐसे पैरामीटर से कुछ ऐसे टर्म है कि जहां से क्वेश्चन आना तय होता है, जैसे कि ये इंपैक्ट पैरामीटर और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है इंपैक्ट पैरामीटर? ये बताता है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी और न्यूक्लियस में से पास होती हुई एक्सिस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर में 0 कर दूं तो अल्फा पार्टिकल कहां से जा रहा है? यहीं से जा रहा है, तो एकदम सेंटर से जाएगा तो टकरा के वापस आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। अगर ये b की वैल्यू मैं बहुत बड़ी कर दूं कि b इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां से जो भी अल्फा पार्टिकल जाएगा उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है बेटा, इसकी इफेक्ट बहुत दूर होगी, ये रिपल्शन होगा ही नहीं, तो ये बहुत एज इट इज पास हो जाएगा, अनडिविडेड पास हो जाएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0। तो इंपैक्ट पैरामीटर्स डिपेंड्स ऑन z, इंपैक्ट पैरामीटर्स आल्सो डिपेंड 1/10 थीटा बाई 2। याद रखना, इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा तो थीटा छोटा मिलेगा, इंपैक्ट पैरामीटर छोटा तो थीटा बड़ा मिलेगा। ये दिमाग में रखना, यहां से एक एमसीक्यू आया हुआ है, एमसीक्यू पूछा हुआ है। अब बात आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर एकदम b इज इक्वल टू 0 से इसको पास करवाओगे, इस अल्फा पार्टिकल को पास करवाओगे, तो ये टच होके आ जाएगा, इस न्यूक्लियस को टच होके आ जाएगा? इसकी क्या मजाल बेटा कि इसको टच करके आ जाए भाई। Z इंटू ई हाईली डेंस है, प्रोटॉन की संख्या Z टाइम्स है, तो बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच पाएगा, यहां आते आते वो मोमेंटली रेस्ट पे चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर फट करके रिपल्शन फील होगा ना, इस वजह से पलटी मार के भाग जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है ना, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इनडायरेक्टली होता क्या पता है, ये तेजी से गया, लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस होगा कि वहां पर आके इसकी वेलोसिटी सारी की सारी गायब, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी गायब, और ये फट करके अब रिवर्स डायरेक्शन में भाग जा रहा है। तो कहां तक वो मिनिमम पहुंच पा रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच पा रहा है, उसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। तो हुआ क्या है इस पूरी प्रोसेस में, इनिशियल में थी इसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। यहां पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी में, तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं 1/2 m अल्फा और v अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि बहुत दूर था तो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते ही नहीं है। और अल्फा ये जहां पर पहुंच गया है +2e, इस ये फाइनल पोजीशन है इसकी, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो ऐसे k z इंटू ई, ये 2 इंटू ई डिवाइड में लिखते हैं हमारे। अब देखो, मैं यहां पर कोई भी इक्वेशन नहीं बनाता हूं, कई बार इसको डी भी लिख देते हैं, लेकिन घबराना नहीं, डी आर दोनों सेम ही बात है, इसमें रटने की बात इतनी सी भी नहीं है। क्यों इक्वेशन बनाना जब तुम्हें 2 स्टेप में डेरिवेशन बन जा रहा है? तो इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आए वो इस आप फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे कि पूछा गया था 2024 में कि एक प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, एक बार प्रोटॉन को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड किया जा रहा है और एक बार अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जा रहा है, तो बताया है कि दोनों के डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट का रेशियो क्या होगा। तो हमने 1/2 mv² लिखा प्रोटॉन के लिए, और 1/2 देखो हीलियम है तो उसका मास 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो 4m इंटू करके v² लिखा, ये अल्फा पार्टिकल के लिए है, ये प्रोटॉन के लिए है। और तो बता दिया कि दोनों की वेलोसिटी सेम सेम है, इसलिए अल्फा और p को अलग से कर दिया, सेम सेम ही है। तो क्या मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल वेलोसिटीज है, v अल्फा और vp सेम है, तो दोनों का रेशियो लोगे तो dp डिवाइड बाई डी अल्फा हमें मिलेंगे 2m डिवाइड बाई m, तो ये बन जाएगा 2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है, बाकी जो भी मेथड थी वही, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सिंप्लीफिकेशन वर्जन आपको 2 आंसर दे देगा। पक्का आया समझ में? ठीक है। अब एक्चुअल में सक्सेसफुल मेजोरिटी टाइम रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बात हमें समझा दी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ घटनाएं नहीं समझा पाया। जैसे कि उसमें से एक पॉपुलर ये केस रहा है कि देखो, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ढंग ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी चेंज होती है? हाँ जी, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज करने वाला कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा। हाँ जी, तो ये चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो बताया मैक्सवेल साहब ने ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी इमिशन करेगा, और अगर ये वेव का एमिशन करेगा तो कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी, और कंटिन्यूसली एनर्जी कम होती जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में समा जाएगा। ओह माय गॉड, अगर ये न्यूक्लियस में समा जाएगा तो ना मेरा वजूद रहेगा, ना आपका वजूद रहेगा, ना आपके दोस्त का वजूद रहेगा, कुछ नहीं बेटा, नींद बटा सन्नाटा, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ऐसा तो एक्चुअल में हो नहीं रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, या तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में, या मैक्सवेल बापा ने बताई हुई
कुछ बात पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि ये बात रदरफोर्ड साहब समझा नहीं पाए। तो इसी को समझाने के लिए बोहर बाबा आते हैं। बोहर बाबा ने पैच ठोक दिया, भाई साहब कौन है वो जो बता रहे कि एनर्जी इमिट होगी? भाई अर्थ भी तो सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगाती है, क्या उनकी एनर्जी कम हुई? क्या वो सन में ऐसे घुस गई? नहीं। तो ऐसा ही होगा यहां पर भी, साइड में रहो तुम, एनर्जी इमिशन ऐसे नहीं होगा। मैं बताऊंगा एनर्जी इमिशन कैसे होगा, ये बोहर बाबा बता रहे हैं। तो बोहर बाबा ने फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया कि भाई पहले तो समझो कि ये एक फिक्स्ड ही ऑर्बिट में भागेंगे, ऐसा नहीं कि हर किसी ऑर्बिट में, ऐसी ऑर्बिट की जिसको एनर्जी स्टेट भी बोला गया, कि ऐसी एनर्जी स्टेट में ही ट्रैवल करेंगे कि जिसका पर्टिकुलर कुछ एनर्जी होगी, जिसकी पर्टिकुलर कुछ मोमेंटम होगा, पर्टिकुलर कुछ रेडियस होगी, ऐसे ही ऑर्बिट में ये ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो बताया इन्होंने कि भाई जब भी ये ट्रैवल करते हैं ना, जब भी ये सर्कुलर मोशन करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि के जेड इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आर लिख लेते हैं, और एफ सेंट्रीपिटल यानी कि एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 मिलती है। देखो ऐसी दूसरी एक इक्वेशन बताऊंगा ना, वो और ये मिलके सारे फॉर्मूले बनते हैं इस चैप्टर के, सारे डेरिवेशन बनते हैं इस चैप्टर के। दूसरा पोस्टुलेट हमें बताता है कि भाई वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमती है ना, उस फिक्स्ड ऑर्बिट में इनका एंगुलर मोमेंटम सेम मतलब फिक्स्ड रहता है, जैसे कि ये के एल एम एन, ठीक है। n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 1 है, फिर n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। तो इनका एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट में फिक्स रहता है। ये इलेक्ट्रॉन, भले ही तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, लेकिन ये फिक्स्ड रहता है nh/2π। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है L1 इज इक्वल टू h/2π, अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है L2 इज इक्वल टू 2h/2π, ऐसी थर्ड तो 3h/2π। तो h/2π के मल्टीप्लीकेशन में ही आपको एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलता है। ये है सेकंड पोस्टुलेट, सबसे पॉपुलर हुआ। इसके क्या गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो अभी इसकी बात करता हूँ क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक एनर्जी वाली बात समझ लेते हैं। जैसे एनर्जी की मैक्सवेल बाबा ने जो बात बताई थी ना, इनका खंडन करते हुए इन्होंने ये बताया कि भाई एनर्जी ऐसे ही कभी इमिट नहीं होती है। एनर्जी तभी इमिट होगी या तो जो इसमें से पास होता हुआ, जो रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से बाहर से कोई एनर्जी दी जाए, किसी तरह से बाहर से कोई एनर्जी दी जाए, जैसे कि एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी दी, और ये इलेक्ट्रॉन है वो सट करके ऊपर आ गया, सट करके ऊपर आ गया, ठीक है, सट करके ये ऊपर आ गया है। ओके, तब कोई बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी देगा, तब ये चीज हो सकती है। या इसमें ट्रैवल होने वाला इलेक्ट्रॉन अगर अपर से लोअर की तरफ आता है, अपर से लोअर की तरफ आता है, तब ये एनर्जी का इमिशन हो सकता है, तब ये एनर्जी का इमिशन हो सकता है। E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा होती है, और ये E होती है दोनों के बीच के चेंज के इक्वल, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा होती है। तो जब कभी भी एनर्जी दोगे तब ये एनर्जी खा के ऊपर चढ़ जाएगा, एनर्जी खा के ऊपर चढ़ जाएगा। और अगर वो ऊपर वाले में है तो जब उसको नीचे आना होगा, जब उसको नीचे आना होगा तब वो एनर्जी का इमिशन कर देगा। ठीक है, समझ रहा है इस बात को? तो बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अगर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू अ हायर ऑर्बिट, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, इसको है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 को याद रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और n इज इक्वल टू 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये बात भी छोटी छोटी काम की है क्योंकि यहां से एमसीक्यू पूछा गया है मेरे लाल। ओके, बढ़िया बात। फिर अगर वो एनर्जी रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन वो फॉल करके नीचे आ जाएगा। याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू अ लोअर ऑर्बिट, तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बढ़िया। अब इससे बने हुए क्वेश्चन देखो, एक अर्थ रिवॉल्यूशन वाला, कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड, सन के अराउंड ये घूम रही है। तो बताओ क्वांटम अंक वाला, ये जो क्वांटम नंबर वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करें अगर पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी? तो L इज इक्वल टू NH/2π। MBR हमें दे रखा है, मास अर्थ का दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखी है, सारी बात दे रखी है। अच्छा अपन पता होता है, 2π भी हमें पता होता है, हमें बस n की वैल्यू निकालनी होती है। सिंप्लीफाई किया, n की वैल्यू 2.6 × 10⁻74 आ रही थी, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। सारा डेटा दे रखा है, बस एप्लीकेशन है, सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, अब दो डेरिवेशन जो कि बहुत फेमस है, 2024 में पूछा, 2025 में पूछा, और आने वाले 2026 में भी पूछेंगे, 27 में पूछेंगे, 30 तक पूछेंगे। 30 के बाद बताऊंगा अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये फिक्स रहता है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अब हो सकता है डेरिवेशन के फॉर्म में आए, हो सकता है कि वो कोई ना कोई छोटा न्यूमेरिकल या एमसीक्यू के फॉर्म में आए। तो एक डेरिवेशन से ऐसा फॉर्मूला मिलता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो इट इज
ये कांस्टेंट पार्ट इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, और कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है हमें 0.53 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, अब जो दो इक्वेशन मैंने बताई थी ना, उसी का यूज करके डेरिवेशन होते हैं सारे के सारे। VNH लिखते हैं C डिवाइड बाय 137 Z इंटू एन के फॉर्म में, 2.18 इसकी वैल्यू होती है, जैसे सिंप्लीफाई करो इस वैल्यू को तो 2.18 इंटू 10⁶ और Z डिवाइड बाय n। याद रखो टाइम पीरियड क्या होता है टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2πr डिवाइड बाई वी, ये चक्कर लगा रहा है तो 2πr लेंथ डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो ये प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर। ये 2025 में पूछा गया था, अब भी के ईयर में पूछा गया था 2025 में कि प्रोपोर्शनल है वो शो कीजिए, ये डिराइव करके हमें बताइए। तो आपको बस ये दोनों बताने थे, फिर ये कंपेयर कर लेना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। अब बात आती है इसकी एनर्जी की, तो सीधा बताते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू -13, इसका भी डेरिवेशन है -13.6 n स्क्वायर इंटू करके z स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोवोल्ट में। z क्या है, Z एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, n वो एनर्जी स्टेट वाली नंबर है, क्वांटम अंक है। ठीक है कि n इज इक्वल टू 1 में तो k शेल, n इज इक्वल टू 2 में k l m n, ऐसे शेल में ये रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, इस टोटल एनर्जी के एक रिश्ता भी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। याद रखना टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पॉजिटिव में होती है, और इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 होता है। अब अगर आप निकालना चाहो पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन से ये वैल्यूज सारी, तो n इज इक्वल टू 1 रखोगे आपको ये मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे आपको ये एनर्जी मिलेगी, n इज इक्वल टू 3 रखोगे आपको ये एनर्जी मिलेगी, n इज इक्वल टू 4 रखोगे आपको ये एनर्जी मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस वो कम होता जाता है, क्योंकि डिफरेंस कम होता जा रहा है। इस वजह से आ रही है, दिमाग में बात बैठ रही है, 2025 में पूछे हुए अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बोहर एटम इज 3.4 माइनस में इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है, तो बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना, माइनस में 13.6 इंटू करके z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, मेजोरिटी में z इज इक्वल टू हाइड्रोजन ही होगा, इसलिए हम लिख देंगे सीधा सीधा क्या 1, तो डिवाइड बाय n स्क्वायर किया, n की वैल्यू 2 आ गई। अब एंगुलर मोमेंटम पूछा था, l इज इक्वल टू 2h/2π, 2h/2π, तो h/π इसका सही आंसर बन जाएगा। 2025 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ कि एनर्जी का वेरिएशन 0 ये माइनस में 1.51 से -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट तक हो रहा है, तो बताओ रेडियस में चेंज कितना हुआ होगा। तो पहले तो हमें सीधा क्वांटम अंक नहीं दिया है, हमें एनर्जी स्टेट नहीं दिया कि कौन से नंबर वाला है, तो हमने क्या किया, वो निकाला। कैसे निकाला, देखो एनर्जी स्टेट डिवाइड बाय हमने किया है मतलब ये हमें पता था, थोड़ा सा आइडिया था, क्योंकि ये ग्राफ हम देख के आए थे, तो हमने डिवाइड बाय, हालांकि n यूज किया हुआ है तो वहां से हमें 3.4 मिल रहा है, तो 3.4 तो यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पे होता है। फिर बारी तीसरी बार रखा, मतलब 1 को तो पता है -13.6, 2 के लिए ये -3.4 मिलता है, और 3 के लिए मिलता है ये 1.51 के आसपास। इसका मतलब ये है कि इसमें वेरिएशन देखो 1.51 से n इज इक्वल टू 3 से ये कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 की ओर जा रहा है। ठीक है, 3 से 2 की ओर जा रहा है, कहाँ पर 3 से 2 की ओर जा रहा है, ये 3 है, 3 से 2 की ओर आ रहा है, ये है इसका पाथ, ये है इसका पाथ। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रॉन पहले था यहां पर, अब इलेक्ट्रॉन यहां आया है। ओके, तो इसकी रेडियस कुछ कम हुई होगी, तो यही पूछ रहे हैं कि रेडियस कितनी कम हुई है, रेडियस का चेंज कितना होगा, तो माइनस में, मतलब हमने सीधा सीधा क्या किया, R2 माइनस R1 किया। आपको पता है R2 के इक्वेशन लिखेंगे हम 0.53 इंटू करके 2 का स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं। ओके, और R3 भी एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें डेल्टा R की वैल्यू दे देगा। क्या शानदार क्वेश्चन पूछा था भाई, शानदार। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें रेडियस की बात बता दे, ऐसा नहीं कि तुम्हें एनर्जी की बात पूछ ले, दोनों पूछेंगे, एनर्जी भी पूछेंगे और रेडियस भी पूछेंगे। तुम्हें दोनों याद है कि नहीं है, दिमाग खोल देने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें रटना नहीं है दोस्त, यूज करना है। ओके, अब ये कुछ बोहर मॉडल की भी कुछ खामियां हैं, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यूज कर सकते हैं He+, फिर लिथियम +2 के लिए, ऐसे एलिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब ये कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में भी हाइड्रोजन, ये जो बोहर मॉडल है वो समझा नहीं पा रहा था कि अगर बीच में ये हाइड्रोजन गैस रख दिया है हमने और मर्क्यूरी लैम्प से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है ना, वो कुछ एनर्जी खा जा रहे हैं, कुछ वेवलेंथ वाली एनर्जी को खा जा रहे हैं, और फिर जो बची हुई एनर्जी है वही प्रिज्म में से पास हो रही है। इस वजह से यहाँ पर ब्लैंक फ्रिंजेस मिलने को, मतलब ब्लैक फ्रिंजेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ने कुछ एब्जॉर्ब किया, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। जबकि इसका उल्टा ये है कि हाइड्रोजन गैस के ये मॉलिक्यूल को एक्साइट करो, इसको टेम्परेचर दो, हीट दो, या किसी करंट के साथ इसको ज्वाइंट कर दीजिए, किसी बैटरी के साथ ज्वाइंट कर दीजिए, तो अच्छी खासी एनर्जी से ये क्या करेंगे, इमिशन करेंगे। इमिशन करेंगे तो प्रिज्म में से जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हुई उसकी वजह से हमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है मेरे दोस्त। तो ये कुछ खामियां भी थी कि जो समझा नहीं पाए थे, और इसी की वजह से ना एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती है। जैसे कि अगर कोई कहीं से भी आ रहा है लेकिन n = 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज कहते हैं। ये लाइमन सीरीज है, वो यूवी रेज के अंडर आती है।
ठीक है, कोई कहीं से भी आ रहा है लेकिन n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो इसको बामर सीरीज बोलते हैं। ये विजिबल लाइट के अंदर होती है, ठीक है, ये विजिबल लाइट के अंदर। फिर ऐसे n इज इक्वल टू 3 के लिए पास्ट n इज इक्वल टू 4 के लिए ब्रैकेट n इज इक्वल टू 5 के लिए फुल सीरीज। हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ते हो वैसी सेम टू सेम बात है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो ये है कि देखो डेल्टा ई की इक्वेशन होती है hc बाय लैम्बडा। तो अगर लैम्बडा आपको शॉर्ट चाहिए तो डेल्टा ई मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्बडा आपको मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा ई मिनिमम होना चाहिए। तो इससे इक्वेशन अच्छे अच्छे क्या बनते हैं पता है कि लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, मैक्सिमम ट्रांजिशन की, इनफाइनाइट से बना रहा है। बामर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, इनफाइनाइट से 2 तक आ रहा होगा, तो एनर्जी का डिफरेंस हमें बढ़ा लेना है, ठीक है। लैम्बडा मैक्सिमम लाइमन के लिए क्या होगी, तो भाई छोटा ट्रांजिशन, डेल्टा ई छोटा लेना है हमें, ठीक है। मैक्सिमम के लिए डेल्टा ई छोटा लेना है, तो 2 से 1 तक के ट्रांजिशन में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम रहेगी। और इससे बना हुआ एक केमिस्ट्री का ही फॉर्मूला जो यहाँ पर भी हम बनाते हैं कि 1 लैम्बडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस करके 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर इंटू करके z स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी फेमस है, आप इससे एमसीक्यू हल्के फुल्के सोल्व कर सकते हो। हाँ, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सीधा फॉर्मूला हम यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा ई, ऐसा यूज करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और इसको लिखेंगे hc बाई लैम्बडा के फॉर्म में, ठीक है। तो हम तो उस मेथड से आगे बढ़ेंगे, ओके। तो 2023 का क्वेश्चन था जिसमें हर बात बता रखी है कि ग्राउंड स्टेट से कहां जा रहा है, n इज इक्वल टू 5 में जा रहा है। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट अ वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 95 नैनोमीटर। तो जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे इस पूरे चैप्टर के मैंने अगेन वापस एक ही स्लाइड में रिवाइज करने के लिए यहां पर लिख दिए हैं या लगा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, वो डाउनलोड कर लेना। और जितना हो सके उतना इस रैपिड रिवीजन से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ऐसा लगेगा कि 20 मिनट में पूरा चैप्टर तुम्हारी आंखों के सामने से निकल रहा है। इसमें मैंने कोई भी चीज है वो उड़ाई नहीं है, सारी चीज यहां पर कंसिडर की गई है, ठीक है। तो ये बताते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है मेरे दोस्त। तो बस यही थी बात एटम चैप्टर की। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए रैपिड रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और याद रहे ये बात कि फिजिक्स से नहीं है डरना, क्योंकि आपके साथ है मास्टर रवि वनरा।